बच्चों, हम प्रेमचंद द्वारा लिखित दो बैलों की कथा पढ़ रहे थे। तो इसके भाग एक में हमने पढ़ा कि झूरी काछी के दो बैल थे जिनके नाम थे हीरा और मोती, जो अपने मालिक के साथ बहुत खुश थे। पर एक दिन झूरी की पत्नी के मायके यानी झूरी के ससुराल दोनों बैलों को भेज दिया, जहां पर जाकर उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। साथ ही मालिक द्वारा उनको भेजना भी उन्हें अच्छा नहीं लगा। दोनों उसी रात झूरी के घर वापस लौट आए। उन्हें देखकर गांव वाले व झूरी तो बहुत प्रसन्न हुए, परंतु उनकी पत्नी को ये बात रास नहीं आई, तो उन्होंने उनके खाने पीने में कटौती कर ली। क्या कटौती करी कि उनको खली व चोकर की जगह सूखा भूसा ही दिया। तो बेचारे क्या करते, वही सूखा भूसा खाकर सो गए। अब अगले दिन। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया। क्यों आया? बैलों को लेने के लिए, क्योंकि वो रात को ही भाग कर आ गए थे और बैलों को ले चला। अब की उसने दोनों को गाड़ी में जोता, गाड़ी में जोत कर वापस ले गया। दो चार बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा। मोती का मन किया कि इस गाड़ी को खाई में गिरा दूं, पर हीरा ने संभाल लिया, क्योंकि हीरा ज्यादा सहनशील था। तो दोनों बैलों में ज्यादा सहनशील कौन था? हीरा। तो उसने उसे समझाया कि नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। संध्या समय यानी शाम के समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया। क्या शरारत करी थी दोनों ने? कल रात को ही अपनी पगिया तुड़ाकर भाग गए थे। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया। अपने दोनों बैलों को खली चूनी सब कुछ दी। तो गया के जो दूसरे बैल थे उनको तो उसने खली और चूनी सब खिलाया, लेकिन इन दोनों को क्या खिलाया? सूखा भूसा। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी न हुआ था। आज से पहले दोनों बैलों का ऐसा अपमान पहले नहीं हुआ था। झूरी इन्हें फूल की छड़ी से भी न छूता था। कहने का अर्थ है कि झूरी इनके साथ बहुत प्यार से रहता था और इनको बिल्कुल भी मारता नहीं था। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। टिटकार यानी पशुओं को हाँकने के लिए बोलते हैं, इस तरह से। तो थोड़ा सा भी वो बोलता, उस पर ही वो कहना मानते और दोनों उड़ने लगते। यहाँ मार पड़ी। आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा। साथ में इनका सम्मान तो हुआ ही नहीं था और साथ में खाने के लिए भी इनको क्या मिला? सूखा भूसा। नांद की तरफ आंखें तक न उठाई। दोनों ने नांद जिसमें पशु खाना खाते हैं, तो उसकी तरफ उन्होंने आंख भी न उठाई। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, इनसे हल चलवाया, पर इन दोनों ने जैसे पांव न उठाने की कसम खा ली थी। पांव न उठाने की कसम खाने का अर्थ है कि इन्होंने सोच लिया था कि हमें काम करना ही नहीं है, पैर चलाना ही नहीं है। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पांव न उठाया। उनका मालिक इस समय कौन है? गया। तो गया ने दोनों को बहुत मारा, लेकिन दोनों ने अपने पांव तक न उठाए। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए, तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। गुस्सा काबू के बाहर होना यानी उसे बहुत तेज गुस्सा आया जब उसके साथी की नाक पर डंडे बरसाए गए। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां न होती तो दोनों पकड़ाई में न आते और दोनों ने फिर विद्रोह कर दिया। लेकिन इस बार इन दोनों के गले में बड़ी बड़ी रस्सियां थी तो दोनों फिर पकड़ में आ गए। अगर ये रस्सियां नहीं होती तो ये बिल्कुल पकड़ में नहीं आते। हीरा ने मूक भाषा में कहा, मूक यानी बिना बोले इशारे में भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है, कि भागना ठीक नहीं है, बेकार है। क्योंकि अब इनको समझ आ गया था कि ये भागने नहीं देंगे। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी। जान ले लेना यानी तुम्हें तो इसने बहुत मारा था, अब की बड़ी मार पड़ेगी।
पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। तो हीरे ने कहा कि कोई बात नहीं, जब बैल के रूप में जन्म ले लिया है तो कहाँ तक बचेंगे, मार तो पड़नी ही है। गया 2 आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है, दोनों के हाथों में लाठियां हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं कुछ मजा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा है। तब हीरा ने समझाया, नहीं भाई खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी 1-2 को गिरा दूंगा। नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। हीरा ने उसको समझाया। तो मोती दिल में ऐंठ कर रह गया। दिल में ऐंठ कर रह जाना बच्चों, ये एक मुहावरा है जिसका अर्थ है कि मन के भावों को मन में ही दबाना। मोती का मन क्या कर रहा था कि अगर ये मेरे को मारेंगे तो मैं भी 1-2 को मार दूंगा, लेकिन जब उसके साथी ने समझाया तो वो अपने भाव मन के अंदर ही रख कर रह गया। गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़कर ले चला। कुशल हुई, यानी अच्छी बात ये हुई कि उसने इस वक्त मारपीट न की, दोनों को मारा नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। मोती इस समय गुस्से में था तो वह भी वापस जवाब दे देता। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसलहत है। कहने का अर्थ है कि उन दोनों के तेवर जो गुस्से वाले थे उनको देखकर ही गया और उसके जो साथी थे वो समझ गए कि इस वक्त ये इस बात को टाल जाना यानी इनको मारना ठीक नहीं है, न मारने में ही मसलहत यानी भलाई है। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। किसके मुंह में? हीरा और मोती के। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। तो इस एक एक रोटी से इनके पेट में क्या पता चलता, यानी इनकी भूख तो क्या शांत होती, लेकिन इनका मन तृप्त हो गया, इनका हृदय खुश हो गया। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। इन दोनों को लगा कि यहाँ भी कोई अच्छे लोग रहते हैं। वो लड़की कौन थी? वो लड़की भैरों की थी। उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, जो उसकी स्टेप मॉम थी वो उसको मारती रहती थी। इसलिए इन बैलों से उसे इस प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। क्यों हो गई इस लड़की को इन बैलों से आत्मीयता? क्योंकि जैसी हालत इन दोनों बैलों की थी वैसे ही लड़की की थी। इनको गया परेशान कर रहा था, मार रहा था, और लड़की को इसकी सौतेली माँ। तो इस लड़की ने इन दोनों की फीलिंग को अच्छी तरह समझा। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते। दोनों बैल दिन भर हल चलाते, अगर रुकते तो डंडे खाते, किसी बात पर जिद करते, अड़ते। शाम को थान पर बांध दिए जाते। थान यानी बैलों को बांधने की जो जगह होती है उसे थान कहा जाता है। तो शाम को थान पर वो बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते थे। कहने का अर्थ है कि वो लड़की इनको इतने प्यार से वो रोटियां देती थी, इसलिए 2-2 गाल यानी थोड़ा थोड़ा सूखा भूसा खाने के बाद भी ये कमजोर नहीं थे, क्योंकि उनको प्रसाद के रूप में वह रोटी में जो मिलती थी। मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था, इनके मन में विरोध भरा हुआ था। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, बिना बोले ही अपनी बोली में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा। तो बच्चों ये कहानी उस समय लिखी हुई है जब अंग्रेज हमारे देश की जनता पर अत्याचार करते थे। तब मुंशी प्रेमचंद ने ये कहानी लिखी थी और जनता को जगाना चाह रहे थे कि अब ज्यादा अत्याचार सहना ठीक नहीं है। जब हद से ज्यादा अत्याचार बढ़ जाए तो उसका विरोध करना चाहिए। क्या करना चाहते हो? एकाध को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा। लेकिन जानते हो, वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। यह बेचारी अनाथ न हो जाएगी। अनाथ का अर्थ है कि जिसके माता और पिता दोनों ना हो। तो अगर इसके पापा को मार दिया जाएगा तो इसकी माँ तो पहले से ही नहीं है, तो बेचारी अनाथ नहीं हो जाएगी।
तो मालकिन को न फेंक दूं, वही तो उस लड़की को मारती है, तो मेरा मन कर रहा है कि मैं तो मालकिन को ही फेंक देता हूँ। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूले जाते हो। तो देखा बच्चों, बैल भी अपने नियमों को मानते हैं कि उसके साथी ने समझाया कि हम औरत जात पर सींग नहीं चलाते हैं, ये बात तुम भूल जाते हो। तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते, बताओ तुड़ाकर भाग चलें। तब उसने कहा, हाँ यह मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे, क्योंकि इस बार इनको बहुत ही मोटी रस्सी से बांधा गया। इसका एक उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में जाती है। ये पहले रस्सी को थोड़ा चबा लेते हैं, फिर झटका मारेंगे तो टूट जाएगी। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई, दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में न आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। सहसा घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली। दोनों फिर सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछें खड़ी हो गई। उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोल देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए। तो जब बच्ची ने अंदर सुना कि बैलों के नाकों में नाथ डालने की बात की जा रही है, तो वह वापस इनके पास आई और इनको कहा कि मैं तुम्हें खोल देती हूँ, चुपके से यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो ये लोग तुम्हें मार देंगे। बैलों की नाक में नाथ जब डाली जाएगी, रस्सी डाली जाएगी, तो फिर उनको कंट्रोल करना और भी आसान हो जाएगा। उसने गराव खोल दिया, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। गराव जो बैल के गले में कुछ सुंदरता के लिए डालेगी रस्सी थी, तो उसको उसने खोल दिया, तब भी दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? तब हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आएगी। आफत आना यानी इस लड़की पर मुसीबत आएगी, क्योंकि वो लोग समझ जाएंगे कि इस लड़की ने कलाकारी की है, तो इस पर सब नाराज होंगे, सब इसी पर संदेह करेंगे, शंका करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई। क्या कहा उसने? दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा, दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। तो लड़की ने दोनों बैलों के गले से जो रस्सी थी उसको खोल दिया था। फिर उसने अचानक चिल्लाना शुरू कर दिया कि फूफा से जो बैल लाए थे वो दोनों भाग रहे हैं। वो लड़की क्यों चिल्लाई? ताकि उस पर कोई संदेह ना हो और सबको लगे कि वह तो रोकना चाह रही थी, पर ये बैल ही भाग गए। गया हड़बड़ाकर यानी जल्दबाजी में भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे। गया ने पीछा किया और भी तेज हुए। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। गया ने सोचा कि मैं कुछ और आदमियों को साथ में लेता हूँ, तब वह वापस लौट आया। दोनों मित्र कौन है यहाँ पर? हीरा और मोती को भागने का मौका मिल गया। सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान न रहा। उन्हें रास्ते का भी पता नहीं रहा कि सही रास्ते पर जा रहे हैं या गलत पर। जिस परिचित का अर्थ है पहचान, तो जिस पहचान के मार्ग यानी रास्ते से आए थे उसका यहाँ पता न था। नए नए गांव मिलने लगे, क्योंकि दोनों जिस रास्ते से आए थे उससे अलग रास्ता पकड़ चुके थे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए, कि मुझे लग रहा है कि हम राह यानी रास्ता भूल गए हैं। तुम भी बेतहासा भागे, कि तुम भी बिना सोचे समझे भाग निकले। वहीं उसे मार गिराना था। उसे किसको? गया को वहीं पर मार देते। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती? वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़े? धर्म यानी हम अपना काम क्यों छोड़े, हम किसी को क्यों मारे? दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। व्याकुल यानी बहुत तेज भूख लगी थी, घायल हुए जा रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे, वहीं पर उन मटर को खाने लगे। रह रहकर आहट ले लेते थे, कोई आता तो नहीं। बार बार ऊपर देख रहे थे कि कोई आ तो नहीं रहा। जब पेट भर गया, दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया, तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली। जब पूरा पेट भर गया तो जैसे हमें डकार आती है, वैसे इन दोनों ने भी डकार ली।
फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे, एक दूसरे के साथ मस्ती करने लगे, धक्का देने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया, संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ चाहता है। मोती को लगा कि अब खेल खेल में झगड़ा होने वाला है, इसलिए तो किनारे हट गया। तो वह समझ गया कि अब झगड़ा हो जाएगा, इसलिए उसने अपने 2 कदम पीछे हटा लिए। तो इससे पता चलता है ना बच्चों कि मोती कितना समझदार था। अरे यह क्या, कोई सांड डोकता चला आ रहा है। हाँ, सांड ही है। वह सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बगले झांक रहे हैं। बगले झांकना यानी इधर उधर देख रहे हैं। सांड पूरा हाथी है, हाथी की तरह बड़ा है। उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है। तो बच्चों, जान से हाथ धोना ये एक मुहावरा है जिसका अर्थ है मारे जाना। लेकिन न भिड़ने पर भी जान बचती नहीं नजर आती। इनको लगा कि अगर हम भिड़ेंगे नहीं, सामना नहीं करेंगे, तब भी ये हमें मार डालेगा। इन्हीं की तरफ आ भी रहा है। कितनी भयंकर सूरत है, यानी इसकी शक्ल भी कितनी खराब है। मोती ने मूक भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। दोनों को लगा कि आज तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, चिंता की आवाज में कहा, अपने घमंड में भुला हुआ है, आरजू विनती न सुनेगा, भाग क्यों ना चले। हीरा सांड को देखकर समझ गया कि वह अपने घमंड में सब कुछ भूला हुआ है, इसलिए अगर हम उससे आरजू विनती यानी जब अगर रिक्वेस्ट करेंगे तो भी वह नहीं मानेगा। तो इससे बढ़िया है कि क्यों ना हम भाग चले। भागना कायरता है, भागना तो कमजोरी की ओर इशारा कर रहा है। तो फिर यहीं मरो, बंदा तो 9 2 11 होता है। बंदा यानी मैं तो 9 2 11 होता हूँ। तो बच्चों, 9 2 11 होना ये भी एक मुहावरा है जिसका अर्थ है भाग जाना, कि मैं तो भाग रहा हूँ। और जो दौड़ाए, तो फिर कोई उपाय सोचो, जल्दी से कोई और उपाय सोचो। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें, कि हम दोनों एक साथ उस पर हमला करें। मैं आगे से रगेदता हूं, तुम पीछे से रगेदो। दोहरी मार पड़ेगी, यानी जब दोनों तरफ से मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। मेरी ओर झपटे, तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना, सींग से मार देना। जान जोखिम है पर दूसरा उपाय नहीं है। जान जोखिम इसका अर्थ है कि जान को खतरा है, पर हमारे पास इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजर्बा न था। तजर्बा का अर्थ है कि उसको भी एक साथ इकट्ठा शत्रुओं से लड़ने का अनुभव न था। वह तो एक शत्रु से मल्ल युद्ध करने का आदी था। मल्ल युद्ध में जब 2 लोग आमने सामने भिड़ते हैं तो उसको तो इस तरह का युद्ध करने की आदत थी। उसे ऐसे शत्रुओं से लड़ने की आदत नहीं थी कि जो इकट्ठा होकर एक साथ उस पर आक्रमण करें। ज्यों ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरे ने रगेदा। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर ये दोनों भी उस्ताद थे, ये दोनों भी कम नहीं थे, ये भी खिलाड़ी थे। उसे वह अवसर न देते थे। एक बार सांड झल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला। एक बार तो सांड गुस्से में आ गया और वह हीरा का अंत ही करने के लिए आगे बढ़ गया कि मोती ने बगल से आकर पेट में सींग भोंक दिया, कि उसके पेट में अपने सींग लगा दिए। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू में सींग चुभा दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा। तो आखिर सांड को ही भागना पड़ा, जख्मी होकर यानी घायल होकर, क्योंकि इधर दोनों एक साथ लड़ रहे थे। और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। जब वह हार कर नीचे गिर पड़ा तब दोनों ने उसको छोड़ा। इन बातों से बच्चों ये भी पता चलता है कि एकता में कितना बल होता है। दोनों ने मिलकर इस भारी भरकम सांड को हरा दिया। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते थे। विजय यानी जीत गए थे ना, तो इस नशे में दोनों झूम रहे थे। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी तो चाहता था कि बच्चा को मार ही डालूं, कि मेरा तो मन कर रहा था कि सांड को, इसको बच्चे को मार ही डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया,
उसकी हाँ में हाँ नहीं मिलाया, उसका विरोध किया। बोला गिरे हुए बैरी पर सींग न चलाना चाहिए। बैरी यानी शत्रु, तो गिरे हुए शत्रु पर सींग नहीं चलाना चाहिए, ये हमारा धर्म नहीं है। ये सब ढोंग है, बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर न उठे। अब घर कैसे पहुंचे वह सोचो। तब उसने कहा कि पहले कुछ खा ले तो सोचे। सामने मटर का खेत था ही, मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक न सुनी। अभी 2-4 ग्रास खाए थे, ग्रास यानी 2-4 घास के टुकड़े ही खाए थे कि 2 आदमी लाठियां लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, यानी उस खेत की बाउंड्री पर था, इसलिए निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था, खेत में पानी लगा रखा था, उस खेत में था, तो उसके खुर, जो पैर के नीचे खुर होते हैं जानवरों के, तो उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे। तब वह भाग न सका और पकड़ लिया। हीरा ने देखा संगी यानी उसका जो साथी है वो संकट में है, तो लौट पड़ा। वह भी अपने साथी का साथ देने के लिए वापस आ गया। बोला फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। प्रातःकाल यानी सुबह दोनों मित्र कांजी होश में बंद कर दिए गए। दोनों मित्रों को पकड़ लिया और इन दोनों को कहाँ बंद कर दिया? कांजी होश। कांजी होश क्या है बच्चों? कांजी होश एक पशुशाला है जहाँ लोगों के छूटे या ऐसे बहके हुए पशु पकड़कर रखे जाते हैं। तो इन दोनों को भी कांजी होश में बंद कर दिया। अब बच्चों इस पाठ का अगला भाग 2 बैलों की कथा के भाग 3 में पढ़ेंगे। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट, तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।